रियलाइज तो बाद में सब। लेकिन तुम आज मानने को तैयार नहीं, और हमें दुख इस बात का है कि जो हो सकता है वो कब हो सकता है? आज। जो हो सकता है वो कब हो सकता है? आज। भैया, जिस जो तुमने सोच रहे हो वो हमने 20 साल तक कर करके देख लिया। तो इसलिए क्या होता है, हम ये जब मैं तुमसे पूछता हूँ, कोई कह देता है सर मैं बता नहीं पाता। मैंने तुम्हें लाइव एग्जांपल दिया, नाम बता दिया, तुषार बत्रा। ठीक है। और हिंदी मीडियम से पढ़ा था भैया, इसमें क्या करें, जब घर वालों का कैपेसिटी नहीं थी कोई ऐसा। तो बच्चे आप समझ जाना, आपको एक तो बोलना आना चाहिए, आपकी पूरा ओवरऑल लुक, पूरी पर्सनैलिटी वैसी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है। ये सुनने में ऐसा लगता है यार, अब मतलब पढ़ाई के साथ अब मैं ये भी करूं, बुरा लगता है कि देखियो क्या क्या चाह रहे हैं मुझसे, पढ़ाई भी कर, ये भी कर, वो भी कर। बेटा सबके साथ ऐसा ही है। मैं ज्यादा काम करूंगा ना तो बैक में पेन होता है, तो क्या करूं, ज्यादा काम ना करूं? नहीं, अब एक्सरसाइज भी कर। सबके साथ है। मैं सोचूं मैं 15 घंटे पढ़ाऊंगा, हाँ बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, या तो पढ़ाना कम कर दो, फिर पैसे कम आएंगे। तो फिर क्या करो, एक्सरसाइज करो। अब मतलब मैं पढ़ाऊं भी ज्यादा, मैं एक्सरसाइज भी मैं ही करूं। भैया ये सबके साथ है, और ये जिंदगी भर ही रहेगा। तो मैंने तुम्हें बता दिया, साफ सीधी सी बात है, आर्टिकलशिप मिल गई उसे। और ऐसा भी नहीं है मैंने ये बोल दिया कि उसका करियर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। कभी गलत मैसेज ले रहे हो? बिल्कुल, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो चीजें अब ठीक कर लेगा। चीजें बाद में ठीक कर लेगा, उसे रियलाइज हो गया ना कि उसकी क्या ड्रॉबैक है। तुम्हारा वो ड्रॉबैक जो तुम्हें 2 साल बाद पता चलेगा, मैं आज बता रहा हूं। अगर तुम अच्छे से बोल नहीं पाते हो कि सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, यार नहीं, समझो बात। तुम्हें क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस में क्या कमी है? यही तो कमी है। बाद में जितने भी मेरे साथ के, अगर मैं पूरे एक, जिसे कहते हैं ना घर कुनबा जो है, अगर मैं बोलूं 26 चार्टर्ड अकाउंटेंट है मेरे घर में, जितने भी कजन्स वगैरह हैं। बाद में बच्चों ने सीए ज्वाइन करना बंद कर दिया, सभी सीए ही है। कोई सीएस ज्वाइन कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है। तो आप ये समझना कि उनसे अगर बात करें, वो तो टीचर भी नहीं है। तो सबका ये कहना है यार, वो फिर ना बच्चा जब उससे बोल ही नहीं पा रहा क्लास में, जब तुम जवाब दे रहे होते तुम्हारा क्या है? इतने बच्चों के सामने जवाब क्यों, डाउट नहीं पूछ पाते कोई बच्चे कि थोड़ा सा बाद में पूछ लूं? यही तो प्रॉब्लम है। इंटरव्यू में क्या देखा जाएगा? मार्कशीट, मार्कशीट। चलिएगा। तो मैंने यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं करा है, लेकिन बीइंग अ एल्डर और योर टीचर, अगर मैं ये बात ना बताऊं तो फिर ये कौन बताएगा? क्या तुम्हारे पेरेंट्स बताएंगे तुम्हें ये बात? ये बता दो, चलो ये बात कौन बताएगा? कहाँ कमी है एज अ प्रोफेशनल में, तो वो मैंने आपको बता। चलिए इधर देखिएगा, और यहाँ पे ये देखो माइनस एन होता था ना, n-1 कर दे, डिवाइडेड बाय आई, और प्लस में क्या कर दिया R। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज और, यार दोस्त जैसे सुनो सभी, इसमें ना कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जब एन सेमी एनुअली का केस आएगा, ध्यान से सुनना, सेमी एनुअली का केस आएगा, 10 साल है, 10 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई? 20। तो बच्चा कह रहा है सर मुझे बताना क्या करना है, 10 साल में 1 साल माइनस करके 19 साल, सॉरी 10 में से 1 माइनस करके 9 साल इंटू 2 करना है, या पहले 10 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट होती है हाफ ईयरली के हिसाब से, 2 से मल्टीप्लाई करके 20, उनमें से एक माइनस करना एग्जैक्टली क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट कम करनी है ना। क्या करनी है बेटा? एक। तो अगर मान लिया मैं कहता हूं एन 10 है, कितना है एन? 10 साल है, और पेमेंट है हाफ ईयरली, 10 इंटू 2 बोलो, 20 - 1, एक इंस्टॉलमेंट कम। 20 में से 19 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा चलो एक बार दोबारा पूछता हूं, अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी तो 10 इंटू 4 माइनस बची हुई 39 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, पहली इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। मुझे उम्मीद है यार पूरी क्लैरिटी है। अब तुमने कहा सर स्टेप्स में कोई चेंजेस आएंगे? नहीं यार, कोई स्टेप चेंज में नहीं आएंगे। ये देखो,
जब n होता था तो n+2, 2 स्टेप ज्यादा। अब n नहीं है, n-, तो उसमें 2 स्टेप ज्यादा करूंगा तो क्या आ जाएगा, n+1। ये रिलेट करो। जब n होता था तो 2 प्लस करते थे, क्या आता था, n+2। अब n-1 में 2 प्लस करोगे तो, ठीक है ना, रिलेटेबल है ना, माइंड में सेटल है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आपका GT और मल्टीप्लाई बाय R, ये वाला R, और प्लस में चलिए, ये एक क्वेश्चन है, हाथों हाथ एक क्वेश्चन है भाई, मैं चाह रहा हूं खुद ही करो, नहीं होगा फिर बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसका ना क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ज्यादा, और ऐसा बोलना पेपर में भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट वही है जो ऑलरेडी करवा चुका हूं। जल्दी जल्दी करो। बस याद रखना, स्टेप 2 ज्यादा नहीं, बस एक ज्यादा, और आखिरी में मल्टीप्लाई बाय R के बाद प्लस R और कर देना। 4169 ठीक है, 4-1, पक्का, सबका आ गया। ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ परपेचुटी। क्या बोला दोस्तों मैंने, परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था, और लिखा है परपेचुटी इज एन एन्युटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट और रिसिप्ट बिगिन ऑन अ फिक्स्ड डेट एंड कंटिन्यू इंडेफिनेटली और परपेचुअल। सबको पता चल गया, याद आया एग्जांपल क्या दिया था, क्या दिया था, डिवेंचर्स नहीं बेटा, डिविडेंड। डिवेंचर्स तो रिडीमेबल होते हैं, कभी ना कभी एंड करने पड़ते हैं, डिविडेंड। यहां पे देखो आगे क्या लिखा है, फिक्स्ड कूपन पेमेंट। यार कूपन पेमेंट सुनो, ये जो 15% डिवेंचर, 20% प्रेफरेंस शेयर, ये सब जो होता है ना, ये परसेंटेज होती है, इसको बोलते हैं कूपन रेट। क्या बोलते हैं इसको, दोबारा सुनो क्या बोला, या तुम बताओ क्या बोला है मैंने, 15% डिबेंचर लिखा होता था ना बैलेंस शीट में, 20% प्रेफरेंस शेयर। तो वो क्या होता है, फेस वैल्यू का 15%, फेस वैल्यू का 20% डिविडेंड मिलेगा, यही सब होता है। इस परसेंटेज को क्या बोलते हैं, कूपन रेट। और यहां पे इसीलिए वर्ड क्या बोला है, कूपन पेमेंट ऑन परमानेंटली इन्वेस्टेड, ऑन परमानेंटली इन्वेस्टेड irredeemable sum of money are the prime example of perpetuity. The formula for evaluating perpetuity is relatively straightforward. 2 points which are important to understand in this regard. पहला क्या है, the value of the perpetuity is finite because receipts that are anticipated far in the future have extremely low present value. ठीक है, इसका मतलब मैं बताता हूं अभी, रुको। और एडिशनली बिकॉज द प्रिंसिपल इज नेवर रीपेड, देयर इज नो प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रिंसिपल। ठीक है, सुनो, सिंपल सी बात है यार, मैं इनकी लैंग्वेज पे नहीं जा रहा, मैं ये बात करता हूं बेटा, परपेचुटी में ना फ्यूचर वैल्यू नहीं निकलती। क्या वर्ड बोला, परपेचुटी में फ्यूचर वैल्यू नहीं निकलती, प्रेजेंट वैल्यू निकलती है बस। सर ऐसा क्यों, एक बात बता, सुनो, फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है किंजल, फ्यूचर के किसी ईयर में पैसे चाहिए। मान लिया आप लोग अपने पेरेंट्स को कह दो कि भाई 5 साल मैक्सिमम, 4, 4.5, 5 साल का मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूं, 5 साल में मैं अपनी ये CA कंप्लीट करूंगा।
और भाई मेरे को फिर उसके बाद मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को क्या खोलना है, ऑफिस खोलना। वो ऑफिस के लिए तो क्या चाहिए, पैसे। ऑफिस के लिए क्या चाहिए, पैसे। पहले दिन से ही मैं, घर वालों ने भी कह दिया कोई बात नहीं भाई, तू क्वालिफाइड हो जा, हम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि अब लाइफ में तुझे कहीं भी परेशान होने की जरूरत है नहीं है। और तेरा जॉब करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑफिस खुलवा देंगे भाई। ऑफिस में यही होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी। हम पहले दिन से नहीं चाह रहे तेरे से पैसे कि तू लाखों रुपए घर में लिया, लेकिन ये पता है कि लेटर ऑन पैसे आ जाएंगे। प्रैक्टिस हो जाते ना, 4-5 साल जब हो जाते हैं तो इतने लोग जानने लग जाते हैं, फिर काम आता है अच्छे से, अगर कोई इंसान जेन्युइन एफर्ट्स डाले तो यानी कि तुमने घर वालों को बोल दिया 5 साल बाद तुम्हें पैसे चाहिए ऑफिस के लिए, कितने अपने आप देख लेना। बेटा क्या वर्ड बोला मैंने, 5 साल। फ्यूचर की बात करते ही एन बोलना पड़ेगा, फ्यूचर की बात करते ही एन बोलना। और परपेचुटी में एन तो होता ही नहीं, इनडेफिनिट है। इसीलिए इसको आप फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या निकालोगे, प्रेजेंट। और अगर मैं बात करूं, ये शान में डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, ये ले वैसे दिख रहा है, ये डेरिवेशन दिख रहा है। और मैं अभी समझाने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं ये क्या है, कह रहा मैं भी नहीं हूं इंटरेस्टेड, ठीक है। सीधी सीधी बात, बस ये लॉजिक दे देता हूं कि ये डेरिवेशन के पीछे का जो लॉजिक है वो ध्यान है, जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइटम। याद है फॉर्मूला, अगर अभी याद दिलाऊं तो ये देखो, सम ऑफ इनफाइनाइट का एक फॉर्मूला सिखाया था, ए अपॉन में 1 - आर, और ए अपॉन में ये तब लगता था जब R1 से, और ये तब लगता था जब R1 से, पक्का। Rn - क्या, Rn - 1 वो सम ऑफ एंटम होता था बच्चे, ए आर की पावर n-1 अपॉन में आर माइनस। आ रही है बात समझ में। तो मैंने बस ये, जरूरी था कि कैसे बन रहा है सर एन्यूटी, भाई 4-4 फॉर्मूले पढ़ लिए, अब तुम्हारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड हो रहा है कि यार इनफाइनाइट टर्म्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या क्या कौन सा लॉजिक है उसके पीछे, याद दिला दिया। देख लो इस फॉर्मूले में कहीं भी एन दिख रहा है, कहीं भी एन नहीं। खैर, अब बात खत्म करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी दो होती है बेटा, एक होती है, चलिए इन्होंने तो अच्छे से नहीं दे रखा, मैं ही बोल देता हूं, ये लो और लिख लेना तुम। एक होती है ऑर्डिनरी परपेचुटी, ऑर्डिनरी परपेचुटी, और इसमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है आर अपॉन में आई, बस ये फॉर्मूला, आर अपॉन में। लेकिन परपेचुटी में भी पेमेंट एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, ये सब हो सकता है। एंड होगा तो ऑर्डिनरी, लेकिन सर बिगिनिंग दे दिया तो परपेचुटी ड्यू, तो परपेचुटी ड्यू। और कुछ बोलना चाहता है जिशान, इसका सब पार्ट नहीं, परपेचुटी के ही दो पार्ट्स हैं, जैसे एन्यूटी दो थी ना, ऑर्डिनरी और एन्यूटी ड्यू, ऐसी परपेचुटी के दो पार्ट्स, दोनों ही प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। क्या कहते हो यार, क्या करूं, तू रुक जा, तू नहीं बताएगा, तूने करा हुआ है ना पहले ये। हाँ, इसीलिए क्या करूं यार, प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं, बोल बोल। बहुत बढ़िया। जो पहली इंस्टॉलमेंट है, जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट करनी नहीं है, तो उसको क्या कर दो वापस से, बस, और कोई थी। दोस्तों फॉर्मूला इज नॉट अ इशू,
यहाँ पे ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला तुम सबको अच्छे से आता है, ऐसा मेरे को तो फीलिंग है। अब मैं इतना यहाँ पे आपके माइंड में इतना अंदर तो नहीं घुस सकता कि भाई, जितना मैं समझ पा रहा हूँ एक फीलिंग आती है। फॉर्मूला सबको याद है, 1 + i, प्रेजेंट वैल्यू नहीं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट याद है ना सबको? अब मिक्स में तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन गलती भी कर रहे हो तो, लेकिन इतना पता है कि अच्छे से कब है। अच्छा, एन्युटी ड्यू में बस क्या करना होता था एक्स्ट्रा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में क्या करना होता था? 1 + i से मल्टी। सबको याद है ये भी। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कोई भी एक बच्चा बताए जो इंटरेस्टेड हो, हैंड रेस करके। नालायक, ये हमेशा वही हरकत, कह रहे बोलने में इंटरेस्टेड नहीं। ये क्यों करते हो तुम? गलती हो जाने का डर है, ये लेजीनेस है? क्या छोड़ना, ये रीजन है। मतलब वैसे तुम जवाब ना दे रहे हो, तुम्हारा जैसा मन करे वैसे रहो, इतना चेंजेस तो मैं भी नहीं ला सकता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे रीजन है कि मुझसे गलती हो जाएगी, एक रीजन, या मुझे आता ही नहीं है, दो रीजन, या छोड़ना, क्या जरूरत है, दे तो रहे हैं ये। पहला और यार, बड़े बेकार बच्चे हो ना। मतलब आलकस के बारे नहीं दे रहे। चलो भाई, अब तुम्हारी मर्जी। और मैंने आपको बताया जवाब क्यों मांग रहा हूं मैं। भैया ये एक एक बात, अगर तुम जवाब नहीं दे सकते तो इसका मतलब तुम्हें कम आता है। ऑब्वियसली तुम्हें खुद भी भरोसा नहीं है। अभी तुमने चारों फॉर्मूले सुन लिए, फिर जब दोबारा पूछू, नहीं मैं बताऊंगा नहीं, कर दूंगा मैं क्वेश्चन, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। इधर देखिएगा, r/i+ में r। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, ऑर्डिनरी परपेचुटी और परपेचुटी ड्यू। ठीक है। और अभी क्वेश्चन करते हैं इसके, ये वाला क्वेश्चन करके देखो जरा। 41 करो, अपने कैलकुलेटर पे करो। भाई बस इतना ही तो करना था। 3,000 रुपए क्या है पर मंथ? अच्छा, 8% क्या दे रखा है कंपाउंडेड एनुअली। सुनो, मंथली में कन्वर्ट करो और 8 को 12 से डिवाइड करो। जल्दी बताओ कितना आया? सर 0.0066। ये परसेंटेज में लिखा है अभी, ये 8% है तो ये भी परसेंटेज में लिखा है। हाँ, जब ये वैसे फॉर्मूला लगाऊंगा तो जीरो से भी कर दूंगा या परसेंटेज वाली की दबा दूंगा। तो ये देख ले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी जो है वो निकाल रहे हैं, और या 3,000 पे, यहाँ 0.006666 ज्यादा बार ले लो, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आया? 4,50,000 आ गया, ज्यादा बार 6 लेने में है। वही मैंने कहा था, वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। और तुमने कहा ये क्यों कर रहा है 667? भाई राउंड ऑफ कर रहा है ये, 666 को 67 राउंड ऑफ कर रहा है ये। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अच्छा देखो नीचे क्या लिखा है, और मुझे लगता है काजल आप पढ़ के बताओ। और हाँ जी, अमित हो गया क्या? अमित नाम है, क्या नाम है? मोहित हो गया? ठीक है। एक काम कर काजल, ये पढ़ के बता नीचे क्या लिखा है, प्लीज सभी ध्यान से सुने। बस 1 मिनट रुकना बेटा। स्टार्ट टुडे मतलब अब परपेचुटी किसका केस बना रहे हैं? ड्यू का। किसका केस बना रहे हैं? आगे बोलो। To be received in the payment. 3,000 रुपए, बस वो आर जोड़ दिए। सही है सबके लिए? इसके बाद एक आता है ग्रोइंग परपेचुटी।
क्या आता है? एक क्वेश्चन दे रखा है, एक सिंगल एमसीक्यू नहीं दे रखा, एक सिंगल एमसीक्यू नहीं दे रखा पूरी बुक में, लेकिन पेपर में आया हुआ है। एमटीपी जो नहीं होते, मॉडल टेस्ट पेपर जो आईसीआई रिलीज करता है, उनमें दे रखा है। और अगर उनमें दे रखा है तो इसका मतलब आईसीआई के पास ये क्वेश्चन क्या है, प्रिंटेड है। और अगर प्रिंटेड है तो पेपर में भी कभी भी प्रिंट हो जाएगा। भाई उनके पास क्या होगा, कंपाइलेशन होगा, उन्हीं कंपाइलेशन कट कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन पेपर बनाते होंगे। तो भैया जो एमटीपी में होता है वो आ सकता है। अच्छा, ग्रोइंग परपेचुटी का मतलब समझ लो। परपेचुटी का मतलब क्या था, एक फिक्स सम, कब तक पे या रिसीव होगा, इनडेफिनिट तक। कब तक? अगर उस सम को हर बार बराबर बराबर अमाउंट से ग्रो करा जाए तो, अगर उस सम को एक फिक्स अमाउंट से बराबर बराबर ग्रो करा जाए तो इसको बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुटी। क्या बोलते हैं इसे? ग्रोइंग। आ रही है बात समझ में? तो दोस्तों, जैसे एक बात बताऊं, मैंने डिविडेंड की बात छेड़ी। डिविडेंड, लेकिन सबको पता है कांस्टेंट डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्या कोई तुम्हें ये बोले कि जिंदगी भर में आपको ना इसके 10 रुपए डिविडेंड दूंगा? नहीं, लोग बहुत ज्यादा ज्यादा डिविडेंड भी देते हैं, बढ़ा बढ़ा के भी देते हैं। नहीं, और नहीं भी देते, नहीं भी देते। तो ये तो दोनों ही केस है। तो लेकिन पैसे, मतलब ये है कि अगर एक साल नहीं भी दिया तो कोई फर्क नहीं है। इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो कब मिलेगा? अगले साल मिल जाएगा, है ना? ऐसा होता है ना। तो मैं ये बता रहा था कि आपका अगर कोई कंपनी कमिटमेंट कर दे कि भाई मुझे अपनी कुछ भी हो जाए, मुझे पैसा कमाना है, और अपने आप को ना कमिटमेंट कर दिया कि मुझे अपने शेयर होल्डर को हर बार का डिविडेंड 10% बढ़ा के देना है। क्या देना है? 10%। उसने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया। बेटा कुछ कमिटमेंट से ही वो एक एनर्जी, जोश, डिसिप्लिन आता है ना? तो अगर ऐसा ऐसा डिविडेंड है तो ये क्या हो गया? ग्रोइंग परपेचुअली। क्या हो गया? यानी कि इस साल अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है 10 रुपए, अगली बार 10% बढ़ा के कितना हो जाएगा? 11 रुपए। उससे अगले साल 12 रुपए 10 पैसे। ऐसे कर, समझ गए? तो तुमने कहा सर फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू लगेगा, ये रहा फॉर्मूला, आर अपॉन में आई माइनस जी। आर पता है परपेचुअली, जी क्या है? ग्रोथ रेट, और आई क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल लो। यही फॉर्मूला जब एफएम पढ़ोगे इंटर के अंदर, यही फॉर्मूला यूज होगा। मेरी बात याद रखना, शायद उस समय पे याद भी आ जाए। ठीक है ना? तीन तरीके के डिविडेंड्स होते हैं। कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड मतलब परपेचुटी। कांस्टेंट ग्रोइंग डिविडेंड, ग्रोइंग परपेचुटी। और एक होते हैं वेरिएबल ग्रोथ। वो अगेन यहां पे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, जब आएगा तब जो टीचर पढ़ाएंगे वो ही बताएंगे आपको, है ना? अच्छा सुनो, ये आर अपॉन में आई माइनस जी, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए आई क्या है जी क्या है, सुनो, जो बड़ा रेट होगा वो आई, और जो छोटा रेट होगा वो जी। सर ऐसा क्यों? आई क्या बताया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन कि मेरे को कितना कमाई चाहिए। और जी क्या है? ग्रोथ। सुनना ध्यान से जिशान, इंसान की एक्सपेक्टेशन हमेशा उसकी ग्रोथ से क्या होती है? ज्यादा। जब इंसान 2 लाख रुपए महीना कमाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन 5 लाख, जब 5 कमाता है तो 10 लाख। तो हमेशा ये एक लाइन याद रख लेना, क्या चीज को याद रखने के लिए? कि जो बड़ा रेट होगा वो आई, और जो छोटा रेट होगा वो जी। बाकी क्वेश्चन खुद भी बताएगा। और ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है भाई, आर के नाम पे 50, और आई के नाम पे 0.07, और जी के नाम पे 0.05। मैंने पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन, क्योंकि वो लॉजिक याद है कि बड़े वाला आई, छोटे वाला जी। क्या कहते हो बच्चों? ठीक है? हाँ, सबको क्लियर है?
कुछ पूछना है भाई सार्थक? ठीक है। इसके बाद आइए जरा एक बार एनपीवी पे डिस्कस कर लेते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तुम ऑनलाइन वगैरह रेगुलर अब तो नहीं हो, मुझे लगता है आप ऑनलाइन भी रेगुलर नहीं हो ना? वो कॉलेज के एग्जाम। अच्छा, अब रेगुलर हो, ठीक है। तो यहां पे आपका कोई बात, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आपके चैप्टर जरा एक बार ना कभी डिस्कस कर लेना मुझसे, कौन कौन से चैप्टर आपने कर लिए थे तब, फिर ये कॉलेज के एग्जाम की वजह से कौन कौन से चैप्टर आपके अफेक्टेड हुए हैं, लास्ट चैप्टर बता देना, उसके बाद देख लेंगे। अब यहां देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले मैं ये बता दूं, फिर मैं आपको बता दूं कि हमारा आगे क्या क्या चैप्टर्स कैसे कैसे होंगे। हाँ जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है, एक बात बताओ, बिजनेस क्या चलता है, क्या लगाया और क्या आया, है ना? यही मतलब होता है ना। अब इसमें अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट और जोड़ दे तो उसे फिर क्या नाम दे देते हैं? एनपीवी। क्या नाम देते हैं उसे भाई? इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इसलिए जोड़ना पड़ता है, लगाया कब? आज। आएगा कब? बाद में। दुकान खोलते ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे? नहीं आएंगे। स्पेशली पैसे आने कुछ नहीं होता, स्पेशली क्या चीज होती है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो दुकान खोलते ही पहले दिन से भी पैसे आ सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट, प्रॉफिट तो बाद में ही आता है ना। तो बच्चे इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। देखो क्या है, एक बार सभी ध्यान से सुनना, ये लाइन देखो क्या लिखे, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो और माइनस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्ट, जो भी पैसा शुरुआत में लगाया। क्योंकि पैसा शुरुआत में कब लगाया था? आज। तो फ्यूचर का जो कैश इनफ्लो है उसकी भी वैल्यू कब लेकर आओ? कंपैरिजन करने में क्या होगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से सही। अच्छा, दूसरा, एक दूसरा फॉर्मूला ये है एनपीवी का कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अगर तुम्हारे पैसे खर्च भी टुकड़ों टुकड़ों में हो रहे हैं, कुछ पैसा आज, कुछ पैसा 6 महीने बाद, कुछ पैसा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ऐसे करके, पक्का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। दोस्तों ये वाली जो चीज है, सुनो, ये वाली जो चीज है ये पेपर में एप्लीकेबल होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन क्या तरफ चला जाएगा? लेंदीनेस की तरफ चला। समझ गए? और वो पेपर में इतने सालों में तो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो जिसमें नीचे वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। आइए अब जरा देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहां पे अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सर एन्युटी का ही फॉर्मूला लगाना है ना? ध्यान से सुनना मेरे शब्द। सर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी का ही फॉर्मूला लगाना है ना सर? डिपेंड करता है कि कैश का इनफ्लो सेम अमाउंट का है कि डिफरेंट अमाउंट का। जैसे ये क्वेश्चन है, तुमने पीछे जो वो वाले क्वेश्चन करे थे ना, सुनो सभी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन वाला 50,000 रुपए की मशीन है, 12,000 रुपए का फायदा होता है। लीजिंग वाला क्वेश्चन करा था, 3,60,000 रुपए की मशीन है, 1,05,000 रुपए हर साल मिलेंगे। ये सब एनपीवी के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है ये? तुमने क्या करा था कि इन मशीनों में पैसा लगाने से जो फायदा था उन सबकी क्या निकाल ली थी? प्रेजेंट वैल्यू। और कंपेयर कर रहे थे ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। वो सब एनपीवी के क्वेश्चन है, लेकिन उन सब में जो इनफ्लो था, कैश का इनफ्लो या सेविंग, वो कैसी थी? सेम अमाउंट की। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉर अ प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। और कैश फ्लो देखना क्या है? पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में। एन्युटी एप्लीकेबल। क्या करें बेटा? वही फॉर्मूला लग रहा है यहां पे, ये देखो, ए
1 प्लस आई की पावर माइनस है। तो क्या करोगे भाई? ठीक है सभी को? तो यहां पे देखो सभी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल रहा हूं, और 55,000 मल्टीप्लाई बाय, दोस्तों ये जो 1 प्लस आई है यहां पे कितना है? रिप्लाई करा करो। और पावर में यहां पे अगर 1 रखूंगा तो ये वैल्यू आएगी 0.909। अभी निकालना भी सिखाऊंगा। फिर जब सेकेंड ईयर में 80,000 रुपए है तो यहाँ पे 1.10 की पावर 2 होगा और वैल्यू आएगी, और 15,000 रुपए और यहाँ पे वैल्यू आएगी 45,450। सुन 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 सुन, हम ना अलग अलग नहीं निकालेंगे। पता है क्या करो? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू जीटी। करो चलो जल्दी से। एक लाख, माइनस 1 लाख, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, कोई ये पूछे सर ये कैसे निकाला है? सब बच्चे 1 प्लस आई मतलब 1.10 लिखो अपने कैलकुलेटर में। लिखो सभी, लिख लिया? डिवाइड का साइन दबा के इक्वल टू, यानी कि पावर 1 निकाल रहे हो, डिवाइड का साइन दबा के इक्वल टू, बोलो कितना आया? 9। क्या कह रहा? मैं सही सीखूंगा सबको गलत कर दूंगा? हालांकि जलता है। ठीक है, एक और बार इक्वल टू, एक और बार इक्वल टू। तो यहां पे दे रखी थी, अगर नहीं भी है हो सकती, इंटर में तो होती है, फाउंडेशन का पता नहीं। मतलब पता है इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, भी जा सकती है और नहीं। बेटा ये बताओ, समझ में आ गया एनपीवी? अच्छा, अगर ये सारे क्या होते, सुनो, 1 मिनट सुन लेना बस। ये समझ में तो आ गया है ना? लिख ही रहे हो ना बस? अगर ये तीनों साल में 55 55 55 होता, 55,000 55,000 55,000, तब मैं ऐसे करता या हाँ जी बेटा, हो गया ये भी? बताओ। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर ना रियल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट होगा। अब तुमने कहा रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है सर? दोस्तों, अगर कोई बैंक, आजकल सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे कोई क्यों नहीं रखता? अनलेस सेंट्रल बस बिल्स पे करने हो, इन सब के लिए तो रखते हैं। लेकिन कोई अपना यार सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने जा रहा हूँ, ये मेरी कमाई आई है, ऐसा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर उस किसी के पास सरप्लस मनी है, इन्वेस्ट करने के लिए मनी है, तो वो उसे और बहुत सारी चीजों में लगा देगा, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं लगाएगा। क्यों?
क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। किससे? बाकियों से तो है ही, इन्फ्लेशन से भी कम है। इन्फ्लेशन से भी कम है। मतलब एक साल बाद हो सकता है पेट्रोल 100 रुपए का पेट्रोल 110 में मिले, और हमारे 100 रुपए जो बैंक में इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू हो जाए एक साल बाद 107 रुपए। तो इसलिए लोग सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबरदस्ती उन्हें रिस्कियर जगह पे थोड़ा जाना पड़ रहा है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, एक मिनट। हाँ, बोलो बोलो, तुम बोलो। पैसा गिरेगा जिससे किसी 10 लाख जमा करा रहे फिर उसके लिए 5 लाख डूब गए तब भी लोग ऐसे नहीं रह रहे। क्या चीज समझा नहीं मैं? जैसे बैंक का वो दिवालिया हो गया, हाँ, जिसने 10 लाख रखे थे उसे 5 लाख ही मिलेंगे वापस। अच्छा, तो तभी लोग पैसे तब नहीं रखते। वो थोड़ा सा अलग केस है, वो तो एक्सट्रीम केस ही हो गया। बट मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूँ नॉर्मल सेंस में बात कर रहा हूं, है ना? और नॉर्मल सेंस में इंसान क्या करेगा? इसीलिए बेटा यहां पे ना ये क्या होगा, जितने क्वेश्चन है ना, जो भी तुमने एन्युटी का पढ़ा है अभी तक, कुछ भी आ सकता है। और उसमें रियल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट के नाम पे क्या होगा, एक ना तुम्हें एक्स्ट्रा रेट दिया जाएगा, इन्फ्लेशन का रेट। किसका रेट दिया जाएगा? तुम्हें क्या करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जो रेट गिवन होगा ना, जैसे मान ले 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और इन्फ्लेशन रेट दे रखा है 2%। इन्फ्लेशन रेट क्या दे रखा है? 10 माइनस 2 कर दो, 8। सॉल्व किससे होगा क्वेश्चन? 8। एक मिनट रुकना। एक क्वेश्चन ये, बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं है इसका। अरे MOF कहीं दिख रहा है कहीं? MOF एन्यूटी, ये रहा। हाँ, कर ले, पेपर में भी कर लियो। फिर इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। अच्छा, कर ले भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा। एक मैंने ना क्वेश्चन डाला था वही वाला। तुम्हारा चेंज कर दूंगा, ठीक है? मिला नहीं यार, मैं सोच रहा था अभी हाथों हाथ दिखाने का, बस कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में। चलिए इधर देखिए, बस अभी वो क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा।
ठीक है ना, ग्रुप पे शेयर करवाऊंगा, खुद कर दूंगा, जैसे ही जब भी लैपटॉप पे बैठूंगा आइडियली तो